नमस्कार दोस्तों, द एक एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर की जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, एमसीक्यू सीरीज के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो चलो शुरुआत करते हैं। ऑल द बेस्ट। तो हमारा पहला एमसीक्यू है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबोर्न डिसीज। ऑप्शन है हेपेटाइटिस ए, मीजल्स, कोलेरा या फिर टाइफाइड। तो हमारा जो एयरबोर्न है उनमें से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबोर्न डिजीज। एयरबोर्न डिजीज इनमें से कौन सा? हेपेटाइटिस ए नहीं आएगा, कोलेरा नहीं आएगा, टाइफाइड भी नहीं आएगा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के है तो ये हमारा मिजल्स है, जो वो एयरबोर्न डिजीज है। तो मिजल्स हमारा सही आंसर है। एमोएबिक डिसेंट्री इज कॉज बाय। ये जो डिसेंट्री होती है वो किन से होती है? तो ऑप्शन ए है एंटामोएबा हिस्टोलाइटिका, एमोएबा प्रोटियस या फिर जियार्डिया लैम्ब्लिया या फिर बैलेंटिडियम कोलाई। तो इनमें से कौन सा जो ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है दोस्तों, तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ए, एंटामोएबा हिस्टोलाइटिका। ये इसका पॉजिटिव एजेंट है। ये आपको नाम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। Which among the following do the phagocytic action? Which among the following is do the phagocytic action? तो ए है न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल सी या फिर जो पोलीमॉर्फिन होता है वो, या बेसोफिल्स। इनमें से कौन सा फेगोलाइट जो फेगोसाइटिक एक्शन है वो दिखाता है? तो जो न्यूट्रोफिल्स है दोस्तों, वो हमारा फेगोसाइटिक एक्शन दिखाता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? न्यूट्रोफिल्स। The type of autopsy that is done to determine the cause of death for medical legal purpose is। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। क्लिनिकल, फॉरेंसिक, डायग्नोसिस या फिर रिसर्च। जो टाइप ऑफ ऑटोप्सी दैट डन टू डिटरमाइन कॉज ऑफ डेथ, जो डेथ की कॉज है वो क्या है, वो जानने के लिए मेडिकल लीगल पर्पज जो क्या कहते हैं? क्लिनिकल कहते हैं, फॉरेंसिक, डायग्नोसिस या रिसर्च। तो यहाँ आपको पता ही होगा दोस्तों, फॉरेंसिक में पता चल जाता है दोस्तों, फॉरेंसिक लैब में कि डेथ का कॉज क्या था। तो हमारा आंसर रहेगा फॉरेंसिक। sperm are produced by the process of the sperm are produced by the process of स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, ओवुलेशन या जेस्टेशनल। तो आपको पता ही दोस्तों, स्पर्मेटोजेनेसिस इसका सही आंसर रहेगा। जो ओजेनेसिस है वो ओवम का प्रोड्यूस का जो प्रोसेस है उसका नाम है। ओवुलेशन किसको कहते हैं वो भी पता है आपको, ओवम का रिलीज होता है तब उसको ओवुलेशन कहते हैं। जेस्टेशनल वो एक डेफिनेशन इसकी अलग है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस हमारा आंसर रहेगा। जो स्पर्म का प्रोसेस है प्रोड्यूस का, उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। जर्म लाइन जीन थेरापी इज। जो जर्म लाइन जीन थेरापी एक थेरापी है दोस्तों, तो वो इज नॉट हेरिटेबल या फिर समटाइम हेरिटेबल है या फिर अनरिलेटेड टू हेरिटेबिलिटी या फिर हेरिटेबल है। तो दोस्तों जर्म लाइन जीन जो एक जीन जो होता है, आप वो हेरिटेबल होता है। तो हमारा आंसर रहेगा हेरिटेबल, डी। ठीक है, क्योंकि जो जर्म होता है वो जीन, जर्म लाइन जीन वो अपने पिता के जैसा बच्चा बनता है। उस वो बच्चे के उसका उसका बच्चा उसके कुछ ना कुछ जीन जो होते हैं वो आगे पास होते रहते हैं, तो वो हेरिटेबल होते हैं। Which one of the following is not common cause of increase intracranial pressure? यहाँ पर देखिए दोस्तों, नॉट लिखा गया है, नॉट कॉमन कॉज। कॉज तो यहाँ पर कॉज हमारे ऑप्शन रहने वाले हैं माइग्रेन हेडेक या फिर वायरल एनसेफेलाइटिस, ब्रेन ट्यूमर या फिर सब एरेक्नोइड हेमरेज। इनमें से कौन सा नॉट कॉमन पूछा गया है? कॉमन जो पहले तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर का कॉमन कोज क्या है? तो ब्रेन ट्यूमर। जब ब्रेन ट्यूमर होता है तब इनका क्रेनियल प्रेशर होता है। सब एरेक्नोइड हेमरेज हो जाता है तब भी होता है प्रेशर, या फिर वायरल एनसेफेलाइटिस होता है तब भी होता है। तो जो माइग्रेन या हेड एक है, माइग्रेन हेड एक, उसमें ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर रहता नहीं है। तो ये नॉट कॉमन कोज है। कौन सा? ए, माइग्रेन हेड। मेडिटेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेन मैनेजमेंट बाय। मेडिटेशन है वो एक एग्जाम्पल है पेन मैनेजमेंट का। क्या? तो वो एनएसएड्स है या फिर फार्माकोलॉजिकल जो मेजर है वो है, या फिर ओपोइड्स है या फिर नॉन
फार्माकोलॉजिकल मेजर्स हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेडिटेशन है वो एक म्यूजिक के या फिर एक एकांत में किया जाने वाला है, एक शांत जगह पर जाकर मेडिटेशन किया जाता है। तो वो नॉन फार्मा, यहाँ कोई दवाई लेने में आती नहीं है, तो ये नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स में आता है। तो हमारा आंसर रहेगा बी। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। हम आपके सपोर्ट से नए नए वीडियो बनाते रहते हैं, तो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनाल्जेसिक ड्रग लेक्स एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन? यहाँ पर एनाल्जेसिक एक ड्रग दी गई है, वो एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन करती है, लेक्स, ठीक है। तो पायरोक्सिक्साम या फिर आइब्रूफेन या फिर डाइक्लोफिनेक सोडियम या फिर पैरासीटामोल। दोस्तों, यहाँ एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन जो है उसका जो लेक एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन है वो करती है हमारी पैरासीटामोल। जो पीसीएम पैरासीटामोल है वो लेक एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन दर्शाती है। हमारा अगला एमसीक्यू है दोस्तों, अ पैटर्न ऑफ एडजस्टमेंट फॉलो बाय एन इंडिविजुअल टू रिलीव एंजाइटी इज नोन एज। अ पैटर्न ऑफ एडजस्टमेंट टू फॉलो बाय एन इंडिविजुअल टू रिलीव एंजाइटी उसको क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस, डिनाइल, जो कॉम्प्रिहेंशन वो कहते हैं, या डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। तो दोस्तों, जो रिलीव एंजाइटी करने के लिए पैटर्न एडजस्टमेंट फॉलो करता है इंडिविजुअली, तो उसको क्या कहते हैं? तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म का रोल है दोस्तों। ये डिफेंस मैकेनिज्म की डेफिनेशन में भी आता है। डिफेंस मैकेनिज्म का पूरा वीडियो हम एक बनाएंगे, वहाँ आपको पूरा समझाने वाले हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म में क्या क्या आता है, और डिफेंस मैकेनिज्म के अलग अलग नाम भी है, तो वो भी हम देखने वाले हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब फिर से एक बार कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, और जो सारे वीडियो है इस आरआरबी एग्जाम पर, तो वो यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।